हेलो दोस्तों, मैं आकाश राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यार क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि मैथ को सरल कैसे बनाएं। तो मैथ को सरल बनाने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और जोड़ घटाना से लेके हर एक चीज बताऊंगा आपको, बिल्कुल शून्य से लेकर शून्य शून्य से लेकर शिखर तक की तैयारी मैं कराऊंगा आपकी। शून्य से लेकर शिखर तक की तैयारी मैं कराऊंगा आपकी, और बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चैप्टर आपको समझाऊंगा, हर एक चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो चलिए करते हैं मैथ को सरल कैसे बनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैथ को सरल कैसे बनाएं। तो मैथ को सरल बनाने के लिए मैंने मैथ को दो टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। पहला थ्योरी, दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अधिकतर बच्चे कर लेते हैं। सॉल्यूशन में कहीं बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें सॉल्यूशन में दिक्कत होती होगी, वरना सॉल्यूशन अधिकतर बच्चे कर ले जाते हैं। मेन जो पार्ट है वो है थ्योरी। थ्योरी में ही बच्चे अटकते हैं, और थ्योरी अगर सही से आपका हो गया, थ्योरी सही से पढ़ना आ गया, सही से समझना आ गया, तो मैथ आदि सॉल्व तो वैसे ही हो गई। बाकी सॉल्यूशन बचता है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन बना कर देता हूँ तो आप वो बखूबी कर ले जाएंगे, लेकिन थ्योरी पढ़ने का तरीका, थ्योरी को अपने ऊपर लागू करो। क्या कह रहा है, क्या आखिर पूछना क्या चाहता है सवाल में, वो है। तो इस तरीके से थ्योरी को समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्या सवाल बोल रहा है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला पॉइंट है वो है रूल्स। देखो, कुछ थ्योरी के रूल्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशन के। इसके अलावा मैथ में कुछ नहीं है। देखो, तो रूल्स, सॉल्यूशन के रूल्स देखते हैं। जैसे कि एक सरलीकरण चैप्टर है, तो सरलीकरण में देखो कोई थ्योरी तो होती नहीं है, उसमें खाली क्या बोर्ड मास का नियम लगता है। तो ये एक रूल्स है उसका, जो आपको उसमें सरलीकरण में लगाना है। उसके बाद आता है घातांकरणी। घातांकरणी में जैसे दिया हो 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, तो आप क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस प्रकार करके देखोगे, मगर ये नहीं करना है। अपन को पता होना चाहिए कि ये रूल्स लगता है जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो उसी प्रकार मैंने घातें ऐड कर दी हैं, 2 की पावर 5, इस प्रकार आंसर निकाल लिया। इसी प्रकार ए की पावर एम हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी कि जैसे देखें जी, मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, 11 की पावर 3 है, 11 की पावर 2 है। तो जब 11 की पावर को ऊपर ले जाएंगे, जब भी कोई डिवाइड वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं। जब भी जैसे ये लिखा है 2/3, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में जाएगी, इसकी पावर 3 की पावर, और ये गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर -1, ये हो जाएगा। अब देखना, आधार यहाँ पर क्या है, समान है, तब ये नियम लागू होता है। जैसे 2 की पावर होती तो क्या हो जाता, 2 की पावर 2 है और यह 1 है, 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2। इसी प्रकार करते हैं जी। अब आते हैं थ्योरी के रूल्सों पर। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अगर ये सब आपको मालूम नहीं है तो आप मैथ कैसे लगाएंगे, बताइए। आपको ये सब रूल्स याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, अच्छी तरह से माइंड में सेव करने पड़ेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मैथ इस प्रकार से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपके जहन में मैथ बैठ जाएगी, और आप इस प्रकार से मैथ पढ़ेंगे कि आप किसी को खुद ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि और किसी को भी पढ़ाना चाहे तो आराम से पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ उदाहरण किस प्रकार। तो दोस्तों समझते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसको कैसे करते हैं, कैसे थ्योरी को मतलब समझा जाता है, पढ़ा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, समझिए। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों के में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो, देखिए सॉल्यूशन करता हूँ, जो 3, 6, 12 व 15
ऐसी संख्या बताना है, सवाल ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 के अगर कोई बंडल बनाए जाए, जैसे 3-3 के बंडल बनाए जा रहे हैं कॉपियों के, 3 कॉपी एक में, 3 कॉपी एक में, तो कोई कॉपी शेष ना बचे, और वही संख्या के 6-6 के भी बंडल बन जाए, वही संख्या के 12 के भी बंडल बन जाए, वही संख्या के 15 के भी बंडल बन जाए। तो ऐसी संख्या बताना है, ये पूछ रहा है ये। बस सवाल खत्म हो गया, थ्योरी समझ में आ गई। मैंने आपसे पहले भी बोला था सॉल्यूशन इतना कठिन नहीं होता है, कठिन जो होती है थ्योरी समझना होती है कि सवाल क्या आखिर पूछ क्या रहा है, क्या क्या आना चाहता है। तो अपन को यहाँ से कुछ बच्चों ने तो लगा भी दिया होगा कि सिंपल है, मगर मैंने जैसा आपकी बताया है कुछ बच्चों को यही कठिन लगता होगा, इसमें समझ में नहीं आता होगा कि लासा पूछा जा रहा कि मासा पूछा जा रहा। तो जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि शून्य से लेकर शिखर तक मैं आपको ले जाऊंगा, आप मुझे मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, बाकी देखिए। तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, इतना आप समझ चुके हैं। देखो डिवाइड क्या होता है, डिवाइड हमेशा लासा होता है। आज एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को लासा और मासा के बारे में, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि लासा क्या होता है मासा क्या। लासा एक तरह से देखा जाए तो लासा की तुलना हम सब्जी से करते हैं, थोड़ा फनी है पर समझ में अच्छी तरह से आएगा। सब्जी मान लो लासा है, तो मासा क्या है हमारा, मासा क्या है, चाकू है मासा। देखो तो सब्जी का काम क्या होता है, कटना, कटना का काम किसका होता है, सब्जी का, और सब्जी कौन है, लासा। तो लासा वह चीज है जो कटेगी, यानी कि इन सब से क्या कटेगी, इन सब से कटना है, तो इधर से क्लियर हो गया कि इसका लासा निकालना। मासा क्या होता है, मासा चाकू होता है, हम चाकू से तुलना कर रहे हैं मासा की, तो चाकू का काम क्या होता है, काटना। तो मासा अगर किन्हीं इन संख्याओं का मासा निकाले तो वो क्या करेगा, काटेगा, ना कि खुद कटेगा, संख्याओं को काटेगा। तो इस प्रकार से समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। लासा क्या होती है, सब्जी, सब्जी का काम होता है कटना, यानी कि लासा जो रहेगा वो संख्याओं से कटेगा, और मासा जो रहेगा वो संख्याओं को काटेगा। यही फर्क होता है लासा और मासा में। अगर आप इस प्रकार से किसी बच्चे को भी समझा देंगे तो उसे भी याद रहेगा, और आप इतना समझ ही गए होंगे, तो इतना समझ गए हैं कि इनका लासा लेना है, तो लासा ले लो। अभी मैंने बताया लासा कटेगा इन संख्याओं से, और यही वो पूछ रहा है, जब कटेगा तो इनके बंडल भी बन जाएंगे, और वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इतने इतने बंडलों के रूप में और बराबर बांटी जा सके। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5। देखो 3 5 15, 2 दूनी 4, 4 की 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब लासा, लासा कैसे लिया जाता है, लासा में जो कॉमन हो वो भी लिया जाता, और जो कॉमन नहीं हो वो भी लिया जाता, पहले कॉमन लिया जाता, तो समझो। तो कॉमन क्या है, 3 3 3 3 है, लास्ट 3 कॉमन आ गया सब। अब क्या कॉमन है, 2 2, जो 2 में भी कॉमन हो उसको भी लिया जाता है, एक ही बार लेंगे, जी नहीं इधर कॉमन है तो ये अलग अलग नहीं, एक ही बार 2। अब जो बच रहा है वो उसे लिखो, 2 बचा और इधर से 5 बचा, बस लासा कंप्लीट। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 किया 60, 60, यही हमारा आंसर है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो देखो 60 वह संख्या है जो 3 के बंडलों में भी बराबर बटेगी, बराबर बराबर मतलब 3 ही 3 के बनेंगे, बराबर का मतलब है 3 ही 3 के बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 बंडल तुमने 3 3 के बना दिए, 1 2 का बना दिया या 1 4 का बना दिया, ऐसा नहीं, बराबर और अलग अलग। 6 के भी देखो 10 बन जाएंगे बंडल, 12 के भी 4 बन जाएंगे, 12 पंचे 60, सॉरी 5 बन जाएंगे 12 के, 15 के 4 बन जाएंगे।
तो ये देखिए, एक और देखिए तो क्या कह रहा सवाल, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। अब देखो यहाँ पर भी समझो, वो कह रहा 3 थाने हैं, एक कपड़ा की शॉप है उसमें 3 थाने हैं, 125 मीटर की है, एक 200 मीटर 220 मीटर की है, एक 275 मीटर की है। तो 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर, ये 3 थाने हैं। वो कह रहा है, क्या कह रहा, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। मतलब ऐसा फीता बताइए जो इसको भी नाप ले, इसको भी नाप ले और इसको भी नाप ले। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि कुछ भी चीज ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो मतलब कुछ भी छूटे ना, कि 1 मीटर कपड़ा बच गया या आधा मीटर कपड़ा बच गया, ऐसा नहीं। ऐसी बताना है जो सबसे बड़ी हो और तीनों को पूरा पूरा विभाजित करे। तो अब देखो, पूरा पूरा विभाजित करे, विभाजित यानी कि काटे, काटने से कुछ याद आ रहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाकू क्या करता, काटता है। तो यहाँ से समझ सकते हो इनका क्या लेना है, मासा। तो इसको करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 125 के, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटा 5 कम 5, 5 25, 5 से काटा 5 कम, इसके करते हैं 220 के, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 से काटा, 4 से 11 बार, 11 से एक बार, 275, 5 से काटा, 55 25, 55 25, 5 से काटा 11 बार, 11 से काटा 1। तो ये इसके हो गए हैं क्या, गुणनखंड। अब देखते हैं मासा, क्योंकि अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या करना है, इनको काटना है। काटना है तो क्या निकालेंगे, मासा। मासा का क्या होता है, मासा वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो, बस। जैसे इसमें 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 तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, वही मासा है। देखो 5 5 5, तो 5 क्या हो गया, मासा हो गया। देखो इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। अब जरा क्रॉस चेक करते हैं। देखो 5 मीटर की वह सबसे बड़ा फीता होगा जो इन तीनों को नाप सकेगा। देखो इससे नापेंगे इसे तो कितने बार नाप सकते हैं, 25 बार। कितने बार नापेंगे इससे, 25 बार। इससे इसे हम नापेंगे तो कितने बार नाप सकते हैं, 44 बार। काट के देख लेना, इसमें इसका भाग दे के देख लेना, 44 टुकड़े होंगे 5-5 मीटर के। कितने टुकड़े होंगे, 44 टुकड़े। और 5 से इसमें देंगे तो कितने टुकड़े होंगे, 55 टुकड़े। तो देखो बराबर बराबर नापा, 5-5 मीटर का ही नापा और सारे नाप हो गई। तो इस प्रकार से ये मासा का हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि एक ही चैप्टर के एग्जाम्पल दिए। देखिए ट्रेन समय यानी समय दूरी का है। तो देखो, एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो देखो ट्रेन की चाल दी है हमें 10 मीटर पर सेकंड, ये हमें ट्रेन की चाल दी रखी है इसमें 10 मीटर पर सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रखी है। पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो पहले तो हम ये कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसी प्रकार दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। तो देखो दूरी किसकी निकलेगी, पहले समझो सवाल की थ्योरी को समझो। जैसे कभी मैंने शुरू में बताया था कि थ्योरी मेन होती है, सॉल्यूशन तो 2 मिनट का होता है, सॉल्यूशन तो हो जाता है,
मगर थ्योरी समझना मेन बात होती है। तो देखो, जैसे आप किसी जगह खड़े हो और आपके सामने से कोई एक ट्रेन गुजरी, आपने देखा कि वह 10 सेकंड में आपको क्रॉस कर गई। सवाल के अनुसार सोचना है आपको, 10 सेकंड में आपको क्रॉस कर गई और उसकी चाल जो है आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड है। तो वो किसको क्रॉस करी? आपको क्रॉस करी, मगर दूरी उसने क्या दूरी तय की? तो देखो, जब ट्रेन आ रही है, ऐसे ट्रेन आई और आपको क्रॉस करी, यानी कि खुद की दूरी उसने तुमसे क्रॉस की है। खुद की दूरी ही की, तो ट्रेन की दूरी निकल आएगी यहाँ से। तो इधर से दूरी बराबर चाल गुणा समय लग जाएगा। तो देखो, ट्रेन की दूरी यहाँ लिख दो, ट्रेन की दूरी है, ट्रेन की दूरी, ट्रेन की दूरी, क्योंकि सवाल समझ में आया अच्छे से। तो चाल 10 और समय कितना लगा? 10 सेकंड, तो बराबर 100 मीटर। 100 मीटर किसकी दूरी आ गई? ट्रेन की दूरी। अब देखो, वो पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 55 मीटर। तो देखो, अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। हो जाएगा, चाल हमें पता है, दूरी पता है। दूरी कौन सी आएगी? अब देखो कितनी दूरी तय करेगी वो। पहले तो आदमी को क्रॉस कर रही थी, तो आदमी हो या खम्मा हो, इनकी दूरी हम शून्य मानते हैं। मगर अब प्लेटफॉर्म की दूरी दे रखी है उसने 55 मीटर, तो खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। तो कितना करेगी दूरी? 55 प्लेटफॉर्म की प्लस 100 ट्रेन की दूरी, और अपन चाल कितनी है? 100। तो इस प्रकार से हो जाएगा 155 बटे 10। 5 से काटा, 5 5 ये 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10। 2 से काटा तो ये काट लेना, 15 सही 1/2 सेकंड आ जाएगा। कितना समय लेगी? मतलब खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में इस स्पीड से 15 सही 1/15 सेकंड लेगी वो पार करने में। अब देखो, अगर ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।